नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बीए प्रथम वर्ष। और यहाँ पर सेमेस्टर कौन सा होगा? फर्स्ट सेमेस्टर रहने वाला है। और यहाँ पर क्या रहेगा? भूगोल अपना मतलब जियोग्राफी रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले मैंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर की आपको जो हिस्ट्री है वो मैंने पूरी की पूरी कवर करवा दी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी। और हम हर क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिक से याद करते हैं, जो कि आपको लॉन्ग समय तक याद रहे। और बस 2 बार आपको वीडियो देखना है, उसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे अपने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उच्चावचों को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर, उसके बाद उसके ट्रिक देखेंगे। तो उच्चावचों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बात करते हैं 3 भागों में बांटा गया है। याद कैसे करेंगे? उच्चावचों मतलब कोई चीज ऊंची होती है ना, जब कोई चीज ऊंची होती है तो वो कैसे बनाई जाती है? जैसे कोई पेड़ होता है तो वो ट्री के आकार का होता है। ट्री जो होता है मतलब चीड़ के पेड़ जो होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो तिकोने आकार के होते हैं ना। तो वहां से याद कर लेंगे 3 तिकोना 3। तो उच्चा बच्चों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगली बात करते हैं, भूगोल का केंद्र बिंदु किसे समझा जाता है? तो भूगोल का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं भौतिक भूगोल को। कैसे याद करेंगे? भूगोल का केंद्र, केंद्र मतलब क्या होता है? बीच में। और बीच में क्या कहते हैं? कहते हैं ना, अरे भाई बीच में तक, है ना, तो तक तिक। तो वहां से हम थोड़ी सी हिंट बनाएंगे जो कि हमें याद रहे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल के उच्चावचों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो स्थल मंडल की बात करते हैं। स्थल मंडल क्या हो गया? मतलब जमीन हो गई, है ना। स्थल माने जमीन, और जमीन कहाँ दिख रही है? यहाँ समुद्र है, यहाँ जीव है, यहाँ जल है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, भू आकृति विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता होगा। सिंपली है। अगली बात करते हैं, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विज्ञान की किस शाखा में किया गया था? तो इकोलॉजी मतलब हो जाएगा पारिस्थितिकी, है ना। इसका हिंदी वर्जन पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन होता है? जंतु और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी में आपको देखने को मिलता है, इकोलॉजी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किसके बीच? जंतु और पर्यावरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? जंतु। याद कैसे करेंगे? कोई जंतु, जंतु मतलब कोई व्यक्ति ही होगा, है ना। एक व्यक्ति है, वो क्या है? जंतु ही है। तो कह रहे हैं इकोलॉजी किससे कहेंगे भाई? किसी न किसी इंसान से ही कहेंगे, जंतु से कहेंगे। तो इकोलॉजी किससे कह रहे हैं? इंसान से। तो जंतु और पर्यावरण के बीच का अध्ययन क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। सिंपली आपको आराम से याद रहेगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी तथा सौर परिवार के अन्य ग्रह एवं उपग्रहों की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो ये बताओ, जो ग्रह की उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी? तो आपने बिग बैंग थ्योरी वगैरह सब पढ़ी होंगी, है ना। आपने पहले के जो क्लासें पढ़ी होंगी उनमें सब कुछ आपको पता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा तारा होता है, वो टकराता है, घर्षण होता है, उसके वजह से बहुत सारे क्या होते हैं? ग्रह बन जाते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? पुच्छल तारे तथा सूर्य की आपसी टक्कर होती है, उससे किसका निर्माण होता है? ग्रहों का निर्माण होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, मतलब जो पहले क्लासेस होंगी उसमें आपने पढ़ रखा होगा ये। ठीक है, सिंपली है, आराम से। ये तो वैसे भी याद कर सकते हो, बिग बैंग थ्योरी वगैरह सब यही से रिलेटेड हो जाती है। अगले बात करते हैं, सौर मंडल की उत्पत्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने इसे स्वीकार किया है? तो सौर मंडल की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात का है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जी से कहते हैं हम, है ना, छोटी जी, स्मॉल जी। तो इसमें क्या होता है, ये पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है ना, गुरुत्वाकर्षण के तहत। तभी तो जमीन पर कोई चीज गिरती है। तो इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा काट। ठीक है, आंसर हो जाएगा काट। याद कैसे करेंगे? गुरुत्वाकर्षण। अब मान लेते हैं कोई चीज यहाँ पर है ना, आकाश में लटकी है, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर एक प्रकार से आकाश है। तो आकाश तो अपनी ओर खींचता है ना। आकाश का अलग गुरुत्वाकर्षण होता है और पृथ्वी का अलग होता है गुरुत्वाकर्षण। जब वो दोनों खींचेंगे तो बीच में से क्या हो जाएगी? कोई चीज कट जाएगी फिर वो, है ना। ये इधर आधी ये चलेगी, आधी इधर चलेगी, तो फिर क्या हो जाएगी? कट जाएगी, काट। तो उस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कोई चीज कट जाएगी। तो हम ट्रिक बनाइए। ठीक है, सब ट्रिक है, याद करने की कोशिश की हमने बस। तो आंसर क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा, जो आपको लॉन्ग समय तक भी याद रहेगा। अगली बात करते हैं, पृथ्वी के इतिहास को कितने कल्पों में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 कल्पों में बांटा गया है। तो कल्पो, पो 5, पो 5, हिंट बना ली हमने। कल्पो, पो 5, आराम से आपको याद रहेगा। अगले बात करते हैं, पृथ्वी की आयु संबंधी गणना का आधार क्या होता है? एक बात बताओ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? पहले बहुत सारी आग थी, है ना, आग का गोला था। उसके बाद धीरे धीरे ठंडी हुई, चट्टानों का निर्माण हुआ सबसे पहले, है ना। सबसे पहले क्या बनेगी भाई? जमीन ही बनेगी। तो इस प्रकार सबसे पहले क्या बनेगी? चट्टानें बनेंगी, जमीन बनेगी। तो जमीन से ही पृथ्वी की गणना की जाएगी। तो सिंपली है, आराम से आपको याद रहेगा भी है। अगले बात करते हैं, किस कल्प में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जन्म हुआ?
तो यहाँ पर कल्प की बात कर रहा है, किसका जन्म हो रहा है, वनस्पति है, जीव जंतु है, तो इसका जन्म हो गया। इसका मतलब पूरी पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। जब जीव और जंतु वनस्पति जब आ जाएंगी पृथ्वी पर, तो उसके बाद क्या हो गया, पृथ्वी का निर्माण ही हो गया। तो कैसा हो गया, पूरी पृथ्वी बनकर तैयार हो गई। तो पूरी पृथ्वी बनकर तैयार होगी तो पूरा जीवी कल्प आपको इस प्रकार से हिंट रहेगी याद। कैसे याद करेंगे कि वनस्पति भी तैयार हो गई, जीव जंतु भी तैयार हो गए, तो इसका मतलब पूरी पृथ्वी बनकर तैयार हो गई। तो पूरा जीवी कल्प, तो इस प्रकार से हमारी हिंट बन गई। ठीक है, याद करने की। अगले बात करते हैं, मध्यजीवी कल्प में कुल कितने उपविभाग हैं, ये आपको बताना है। तो याद कैसे करेंगे, तो मध्य माने हो गया बीच में, है ना, और उप माने ऊपर। मध्य में ऊपर क्या होता है भाई, कोई कहता ना मध्य में ऊपर क्या करेंगे, तकेंगे। तकेंगे मतलब आंखों से तकना। ठीक है, मध्य में ऊपर तकना, तो ये ट्रिक है हमारी बस। तो मध्यजीवी कल्प के कुल कितने उपविभाग हैं, तो 3 उपविभाग आपको देखने को मिलते हैं। तो मध्य में ऊपर, उपविभाग को करेंगे ऊपर, मध्य में ऊपर तकना, तकना माने 3। तो आराम से आपको हिंट बन गई और आपको ये याद रहेगा। अगले बात करते हैं, नवजीवी कल्प को कितने उपविभागों में बांटा गया है। तो नव माने क्या होता है, नया, और उप माने ऊपर। ऊपर से नया दिख रहा है, क्यों नया दिख रहा है, वो कह रहा है नया दिख रहा है ऊपर से, क्यों, क्योंकि वो चमक रहा है। चमक रहा है मतलब 4। तो इस प्रकार से 4 उपविभाग हैं। तो नवजीवी कल्प में कितने उपविभाग हैं, 4 उपविभाग हैं। कैसे याद किया, नव माने नया, उप माने ऊपर, नया ऊपर से जो होता है वो क्या है, चमकता है। तो ट्रिक बन गई हमारी, नया ऊपर से चमकता है। तो 4 आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, कृषि मानव की उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी। जो कृषि उत्पन्न हुई थी, मतलब कृषि की जो खोज हो गई थी, वो किस कल्प में हुई थी, ये पूछ रखा है। तो हम एक गाना गाते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले, है ना, वहां से याद करेंगे हम। तो कृषि क्या है, कृषि एक प्रकार सोना उगलती है ना, तो सोना सेनोजोइक, सोना सेनोजोइक। तो वहां से हमारी हिंट बन जाएगी, आराम से आपको याद रहेगा अभी ये। ठीक है, सेनोजोइक कल्प में आपको देखने को मिलेगी कृषि मानव की उत्पत्ति। अब ये हमारी यूनिट होती है सेकंड स्टार्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब 10-10, 15-15 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारी यूनिट कौन सी स्टार्ट होती है, सेकंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल का कितना भाग जल से आवृत है। तो मैंने इसकी ट्रिक बहुत बार आपको बता रखी है। यह कितना 71% पे क्या है, आपको जल देखने को मिलता है। ठीक है, मगर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 70.8%। हम 71% पढ़ेंगे। और जब मैंने कहा है कि जल क्या होता है, पृथ्वी को काटता है, काटता ना काटता है, तो कतर देता है, कतर कतर, 71 कतर। जल क्या होता है, मिट्टी को कतर देता है, काट देता है। तो वहां से हमने ट्रिक बनाई थी ये। पहले अगर आप मेरी क्लास लेते होगे तो आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 71। तो आराम से याद रहेगा 71% पे क्या है, जल है। बाकी आपको 29% पे क्या आपको देखने को मिलेगा, धरातल देखने को मिल जाता है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखेंगे, अपनीति व अवनीति द्वारा महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लब बा लैप बर्थ। तो याद कैसे करेंगे, अपनीति। अब तो ऐसा कुछ लग रहा है कि अपनों के लिए नीति, है ना, अपनीति, अपनों के लिए नीति। अपनों के लिए नीति कैसे बनाएंगे भाई, जब उनसे प्यार करते होंगे, लव करते होंगे, तभी तो उन बात करते हैं अपनों के लिए नीति बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी, अपनीति, अपनों के लिए नीति कब बनाएंगे, क्योंकि हम उनसे लव करते होंगे। तो वहां से हमारी क्या बन जाएगी, हिंट बन जाएगी ये। तो अपनीति अवनीति द्वारा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस विद्वान ने मानी है, तो वो है लब और लैपबर्थ ने मानी है। हिंट आराम से बनेगी आपके लिए, याद रहेगा। अगला थोड़ा बढ़ाते हैं इसके लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन लोथरियन ग्रीन ने किया है। लोथरियन ग्रीन तो किसका किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चतुष्फलक सिद्धांत। तो ट्रिक क्या बनाएंगे, लोथरियन, वो कह रहा है लो 3 भाई, ऐसा लग रहा है कि लोथरियन, लो 3 चीज दे रहा है कोई चीज। तो क्या चीज दे सकता है 3, तो ये फल दे सकता है ना, फल ही तो दे सकता है 3। तो चतुष्फलक, फलन फलक, तो चतुष्फलक सिद्धांत। इस प्रकार से हमारी हिंट बन जाएगी। लो भाई क्या चीज दे रहा है, 3 फल दे रहा है। तो आराम से आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं, लोथरियन ग्रीन के अनुसार महाद्वीपों की आकृति किस प्रकार की है। तो लोथरियन ग्रीन के अनुसार महाद्वीपों की आकृति वो कैसी थी, 3, वो कह रहा है 3। सिंपली इसमें छुपा हुआ ही है कि लोथरियन 3 मतलब त्रिभुजाकार। ठीक है, तो आराम से हिंट रहेगी, याद रहेगा। अगला है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो जब भूकंप आता है तो क्या होती है, पृथ्वी कोई ना कोई रिएक्ट करती है, हिलती है ना हिलती है, तो रिएक्ट करेगी, मतलब रिएक्टर स्केल, रिचर स्केल। तो आराम से आपको याद रहेगा।
अगले बात करते हैं सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो आपको पता है सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, जो प्रशांत महासागर का पेटी है जो, है ना, जो आपके जापान साइड में और इधर चाइना, ये छोटा सा घेरा है बहुत तगड़ा, है ना, अमेरिका अमेरिका सब इसी में पड़ जाते हैं। तो सर्वाधिक भूकंप की पेटी कहाँ आती है, प्रशांत महासागर। ऐसे याद कर लो कि भूकंप जब आएगा तो पृथ्वी शांत नहीं रहेगी, वो हिलती रहेगी, है ना, तो प्रशांत शांत, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी, परिप्रशांत पेटी में आपको भूकंप सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगले बात करते हैं जापान देश किस भूकंपीय पेटी में आता है। तो मैंने कहा ना कि जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो जापान कहाँ पड़ता है, जापान भारत के कहाँ पड़ता है, राइट में, मतलब पूरब की ओर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिप्रशांत पेटी, मतलब प्रशांत महासागर में पड़ता है जापान, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पर आपको भूकंप देखने को मिल जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं ज्वालामुखी उद्भेदन के समय कौन सी गैस नहीं निकलती है। तो एक बात बताओ, ज्वालामुखी कहाँ फटता है, पृथ्वी के अंदर फटता है, तो अंदर से ऑक्सीजन निकल सकती है क्या, अंदर पौधे हैं, बिल्कुल नहीं है, तो ऑक्सीजन ही वहां से नहीं निकलेगी, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रोजन निकलेगी, अमोनिया निकलेगी, सबसे ज्यादा परसेंट पे क्या निकलती है, जलवाष्प निकलती है। अगली बात करते हैं, यहाँ देखेंगे काकाटुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो काकाटुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है हिंदेशिया से कहते हैं, सुमात्रा और सुंडा द्वीप पर। कभी कभी भी ये आपको नहीं देगा, जब देगा आपको सुमात्रा और सुंडा द्वीप देगा, ध्यान रखना है। तो याद कैसे करेंगे, काका, काका मतलब कौआ की बात हो रही है यहाँ पे, और कौआ का क्या होता है, सूंड होता है ना, होता है उसकी चोंच होती है, उसको सूंड कहेंगे। तो काकाटुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो बात करते हैं सुंडा सुमात्रा, तो वहां से हमारी याद हो जाएगी, कौए का क्या होता है, सूंड होता है, चोंच होती है, ठीक है, तो वहां से में क्या रहेगा, याद रहेगा ये। सुमात्रा और सुंडा द्वीप पर क्या है, काकाटुआ ज्वालामुखी। अगले बात करते हैं विसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो बिस्सू, सू ऐसा लग रहा है कि सोने की बात कर रहा है, यहीं पर सू छुपा हुआ है और सू यहां पर भी दिख रहा है। तो विसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला है, अब हमारी स्टार्ट होती है थर्ड यूनिट, यहां से स्टार्ट होती है हमारी थर्ड यूनिट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी हैं। तो सर्वाधिक चट्टानें कौन सी होंगी, एक बार बताइएगा। जब हम पृथ्वी को नीचे खोदने की कोशिश करते हैं तो वो किस में डिवाइड है, तो आपको परतों में डिवाइड है ना। तो पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक चट्टानें जो है वो किस में डिवाइड है, तो ये परतदार होती हैं, ठीक है, सीधी बात है, आराम से आपको याद रहेगा ये, ठीक है, परतदार चट्टानें सबसे ज्यादा पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। अगला करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टानें ताप व दबाव के कारण निर्मित हुई हैं। ताप पड़ रहा है, उसके बाद दबाव हो रहा है। एक बार बताओ, कोई भी आकृति होती है, फिर हम मान लेते हैं कोई यहाँ पर इतना बड़ा कोई लोहा है, जब इसको गर्म करते हैं और इस पर दबाव डालते हैं तो इसकी आकृति जो होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब उसकी जो काया होगी, काया जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ट्रिक बन गई हमारी कि ताप और दबाव से क्या होती है, उसकी काया चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, कायांत चट्टानें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ताप और दबाव के कारण क्या निर्मित होंगी, कायांत चट्टानें हो जाएंगी। सिंपली आपको ट्रिक बन गई और आपको याद रहेगा अभी, ठीक है। अगले बात करते हैं पृथ्वी पर सर्वप्रथम किन शैलों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले पृथ्वी किससे बनी थी, तो आपको आग का गोला था। तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा, भाई आग के ही शैलों का निर्माण होगा, तो अग्न्य शैलों का निर्माण हुआ था सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था उस समय क्या थी, वो आग का गोला थी, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आग, सबसे पहले आग शैलों का ही निर्माण हुआ होगा, तो अग्न्य शैलों का ही निर्माण हुआ होगा। सिंपली है, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है। अब एक बात बताओ, ब्लैक कैसे हो जाता है, कोई चीज को जला देंगे, भूंस देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो भूंस देंगे भ्रंश पर्वत, वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी ये। तो ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है, एक भ्रंश पर्वत है, ठीक है, याद कर सकते हो, आराम से याद रहेगा। ऐसे याद कर सकते हो, भ्रंश में पड़ गया कि कोई ब्लैक इंसान होगा, पहचान नहीं पाऊंगा कि कौन बंदा है ना। अगर सारे सारे ब्लैक हो जाएंगे एक तरह के तो समझ नहीं पाएंगे कि भ्रंश में पड़ जाएंगे फिर हम, तो वहां से भी थोड़ी सी हिंट आप बना सकते हो। अगले बात करते हैं बिना स्थान परिवर्तन के ऊपरी तल पर संधियां पड़ जाती हैं, वह तल क्या कहलाता है। बिना स्थान परिवर्तन के जो ऊपरी तल होता है उस पर संधियां पड़ जाती हैं, तो यह क्या कहलाता है, ये बताना है। तो ट्रिक क्या बनाएंगे हम संधियों को ट्रिक देखेंगे, ठीक है, संधियों से बनाएंगे ट्रिक। इसका आंसर हो जाएगा भ्रंश नीति। एक बार बताओ, जब आप युद्ध वगैरह होता है तो कहते हैं ना संधियां हुई हैं, तो संधियां कोई ना कोई नीति होती है ना, तभी होती हैं। तो नीति आपको यहीं देखने को मिलेगी, बाकी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको संधियों से ट्रिक बनाना है और नीति याद करना है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, भ्रंश नीति, आराम से याद होगा आपके लिए। अब अगले बात करते हैं बलन की घटना में गुंबद की भांति नीचे धसे भाग को क्या कहते हैं। अब कोई नीचे धस जाएगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई आएगा ना आएगा,
जब ऊपर कोई चीज आएगा तभी तो नीचे धसेगा, बिल्कुल। तो अप माने क्या होता है, ऊपर, तो यहाँ पर अपनीति कहलाती है। तो बलन की घटना में गुंबदा की भांति नीचे धसे हुए भाग को क्या कहते हैं, अपनीति कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपनीति। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक है, आपको याद रहेगा। अब अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन बलन का प्रकार नहीं है। तो बलन का प्रकार कौन सा नहीं है, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका संबलन, क्योंकि संबलन कोई बड़ नहीं होता है। बाकी आपको देखो सब में अलग अलग बड़ दिख रहा है, ठीक है, मगर बस संबल में एक सिंपली है, सिर्फ सा से कोई बड़ हम नहीं बना सकते। ठीक है, इस प्रकार से हम हिंट बनाएंगे इसकी, जो कि आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं, जब क्षैतिज संचलन के कारण धरातल के बीच का भाग गुंबदाकार रूप में ऊपर उड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं। जब क्षैतिज संचलन के कारण धरातल के बीच का भाग, बीच का भाग गुंबदाकार रूप में ऊपर उड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो ऊपर उठने की बात कर रहा है, और यहां देखो उत्स माने भी ऊपर समझ लो, है ना। तो उत्स बलन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊ से ऊपर, उत से उत्स बलन। तो सिंपली है, हिंट वैसी बन गई, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, किस अवस्था में नदी का वेग मंद होता है। मंद कब होगा, जब कोई जीर्ण हो जाता है। जीर्ण अवस्था जो होती है बिल्कुल जीर्ण, है ना, जीना खत्म उसका, तो ऐसे याद कर लो, तो वहां पर मंद अवस्था हो जाएगी। ठीक है, अगले देखेंगे, किस अवस्था में जल गत्रिकाओं का निर्माण होता है। जल गर्तिकाओं का निर्माण होता है। गर्तिकाएं, जल गर्तिकाएं कहाँ बहती हैं, पृथ्वी के अंदर भी, है ना, पृथ्वी के अंदर बहेंगी। अंदर मतलब कहते हैं ना, कोई चीज अंदर बहती है तो तरे बहती है, तरे तरुण, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी। तरुण अवस्था में क्या होता है, जल गर्तिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अगले देखेंगे, छाड़न झील का निर्माण किस अवस्था में होता है। तो जो छाड़न झील है ना, उसका अवस्था का निर्माण कहाँ होगा, प्रौढ़ अवस्था में होता है। किसमें, प्रौढ़। तो इसको याद कैसे करेंगे, हाँ, ऐसा देखो, छाड़न किसी बात कर रहा है, किसी चीज को छाड़ने की बात हो रही है, कहता ना कि पेड़ छाड़ना, तो पेड़ को छाड़ देते हैं, है ना। तो पेड़ छाड़ना, पौधा छाड़ना, बात एक ही हो जाएगा। पौ से पौधा बन जाएगा, और पौधे को छाड़ना, वहां से ट्रिक बना लेंगे। तो छाड़न झील का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो बात करते हैं प्रौढ़ अवस्था में होता है। अब आपको ये भी याद रहेगा। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति नदी की युवावस्था में बदलती है। तो नदी की युवावस्था में कौन सी बदलती है, ये बताना है। तो युवावस्था किसे कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, पूरी उम्र अच्छी हो जाना, जहां जहां सबसे ज्यादा ताकत होती है, वहां क्या होती है, युवावस्था होती है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, मान लेते हैं कोई नदी जा रही है और यहाँ पर समुद्र खत्म होता है, तो आपको पता है यहाँ से नदियां मिलेंगी, यहाँ से, जब तक समुद्र में मिलेंगी नहीं, है ना, जब तक समुद्र में मिलेंगी नहीं तब तक क्या होता है, नदियां मिलती रहती हैं। जब समुद्र का मुहाना होता है तो वहां पर क्या होती है, नदी युवावस्था में आती है, मतलब बहुत ताकतवर हो जाती है, बहुत तेजी से बहती है, और क्या होती है, गड्ढा बनाती है ना, गड्ढा बना, जब यहाँ पर गिरेगी समुद्र में तो गड्ढा बनेगा ना, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो वही अवस्था कहलाती है, मतलब ऐश्वर्य बनाती है। ऐश्वर्य माना होता है गड्ढा। ठीक है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये सारी की सारी नदियां क्या है, ऐश्वर्य बनाती हैं। जो कहाँ बहती हैं, जो बहती हैं तुम्हारी पूरब से पश्चिम की ओर, वो ऐश्वर्य बनाती हैं। ठीक है, और जो बहती हैं पश्चिम से पूरब की ओर, वो डेल्टा बनाती हैं। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। युवावस्था में क्या बनता है, ऐश्वर्य बनती है, गड्ढा बनता है। अब हमारी यूनिट स्टार्ट होती है कौन सी, 4। ठीक है, तो पहले देखेंगे, कोलोरेडो स्थलाकृति किससे निर्मित है। कोलोरेडो, तो कह रहा है देखो, खोलो, ऐसा कहा है कि कोई खोलो और रेडी हो, है ना, खोलो और रेडी हो। एक बार बताओ, किसका पानी खोलते हैं, कि नदियों में पानी खोल दिया, कहते हैं ना, कहते हैं। तो खोलो रेडी हो, क्योंकि नदी में क्या हो रहा है, अभी पानी आ रहा है, लोगों से कह दिया सब लोग रेडी हो भी, है ना, नदी में पानी आ रहा है। तो खोलो रेडो स्थलाकृति किससे निर्मित होती है, नदी के आकार से होती है। तो इस प्रकार से आराम से आपको याद रहेगा। अगले बात करते हैं, डेल्टा संरचना निर्मित होती है। जो डेल्टा आपको पता है, नदी डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, नदी जब मुहाने पे जाती है तो बहुत सारा जो मलबा होता है वो एकत्र करके ले जाती है और समुद्र में छोड़ती है, तो क्या होता है, दलदली भूमि का निर्माण होता है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा संरचना निर्मित होती है किससे होती है, नदी के कार्य से। अगले बात करते हैं, संप्राय मैदान किससे संबंधित है। जो संप्राय मैदान है वो किस संबंधित है, तो मैदान कौन निर्माण करते हैं, जब बहा के मिट्टी लेके आती है तो मैदान का ही निर्माण होता है। तो नदियों के द्वारा क्या हुआ है, मैदान का निर्माण हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच में जो आपको मैदान दिखता है वो किससा है, गंगा यमुना के बीच में जो है, वो गंगा यमुना के बहाकर मिट्टी के द्वारा इस बात करते हैं, मैदान का निर्माण हुआ है। तो संप्राय मैदान का निर्माण कैसे होता है, नदियों के द्वारा ही होता है। अगले देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। तो नदी का कार्य से संबंधित कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, इसका आंसर हो जाएगा बरखाना। तो इसकी ट्रिक क्या है, वर और खान
बर, बर आप जानते हो, बर जो उड़ती है ना, इसके बात करते हैं, काट लेती हैं, बहुत चढ़ता है। तो बर की खान ऐसे याद कर लो कि मिट्टी है, रेत का टीला है ना, उसमें सुराख में क्या पाई जा रही है, बर्रे पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बर्रे रह रही है, ये समझ लो कि बर खान, खान जो है बहुत तगड़ी रेत की टीले की, उसमें क्या रह रही है, बर्रे रह रही है। तो इसकी ट्रिक अगले आपको फायदा होगी। ठीक है, अगले आपको ये याद रखना है, अगले एक क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित। तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी के कार्य से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगी बरखान, आराम से आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, नील नदी का डेल्टा है, नील नदी का डेल्टा कैसा होता है। एक बात बताओ, नल और नील आपको पता है, नल और नील का सपोर्ट किसने किया था भाई, राम का सपोर्ट किया था नल और नील ने, है ना। तो राम क्या थे, राम धनुषधर थे। तो इस प्रकार से याद रहेगा, नील नदी का डेल्टा कैसा होता है, धनुषाकार होता है। सिंपली आपको ट्रिक बन जाएगी अभी ये। ठीक है, अगले बात करते हैं, बरखान से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने कहा ना, बर माने क्या होगी, बर्रे, और खान माने रेत के टीले में रहने वाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का बालू का टीला है जहां पर बर्रे रहती हैं। तो हमने ट्रिक बनाई थी पहले, मैंने कहा ना अगले आपको ये फायदेमंद होगा, यहाँ पर आप याद करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बरखान से आप क्या समझते हैं, एक प्रकार के बालू का टीला हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे ज्यूजैन किससे संबंधित है। ज्यू कहते हैं ना, ज्यू भाई यहाँ पे, यहां से गया है ना, ज्यू यहां से अभी गया है, क्या गया अभी भाई, वायुयान गया होगा, है ना। ज्यू यू यू क्या होता है, वायुयान भी उड़ते हैं। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा वायु अपर्दन। तो ये थोड़ी सी हिंटे हैं छोटी छोटी, जो आपको एग्जाम के समय बहुत ही सहायता करेंगी। तो ज्यूजैन किससे संबंधित है, तो बात करते हैं वायु अपर्दन से संबंधित हो जाता है। अगले बात करते हैं, यारडांग, यारडांग के निर्माण का प्रमुख कारण है। तो यारडांग का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो बात करते हैं हवा के अपर्दन से होता है। किससे होता है, हवा के अपर्दन से। कैसे याद करेंगे, डांग, जो अपनी टांग होती है, मैंने टांग से बनाया है ट्रिक इसकी। तो यार डांग को कर लो टांग। अपनी जो टांग होती है वो क्या होती है, हवा में उड़ती हुई एक जगह से दूसरी जगह रखी जाती है, क्या आती है, बिल्कुल। और यहाँ की मिट्टी जो धूल कण होते हैं वो कहाँ पर लेके आती है, दूसरे स्थान पर लेके आती है ना, आती है, बिल्कुल आती है। तो उससे क्या होता है, यहाँ की मिट्टी हटकर यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ से मिट्टी का क्या होता है, अपर्दन हो जाता है। ठीक है, दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई है कि यार डांग, टांग से क्या होती है, हवा का मतलब हवा के द्वारा, हवा से उड़ती जाती है मिट्टी, तो अपर्दन होता है। ठीक है, तो हवा का अपर्दन थोड़ी सी हिंट है जो आपको याद करने की कोशिश की है, वरना ये याद ही नहीं हो रही थी। ठीक है, अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोएस का निर्माण होता है। तो लोएस का निर्माण किससे होता है, तो याद कैसे करेंगे, लोहे, लोहे माने क्या होते हैं आपको पता है, जो हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो जलती है उसे क्या कहते हैं, लोहे ही कहते हैं, है ना। तो आपने गांव वगैरह में सुना होगा लोहे। तो लोहे क्या होती है, कोई भी जो आग होती है वो हवा के सहायता से ही जलती है। क्या होती है, हवा के सहायता, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हवा के सहायता से जलती है ना। तो हवा मतलब क्या होती है, पवन। तो पवन के द्वारा क्या होता है, लोहे का निर्माण होता है। तो ये ट्रिक है छोटी छोटी जो आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो लोहे का निर्माण किससे होगा, पवन के द्वारा होगा, ऑक्सीजन के द्वारा होगा। इस प्रकार से हमने याद कर लिया। अगले बात करते हैं, हिमानी अपर्दन से निर्मित प्रमुख आकृति है। जो हिमानी अपर्दन है उससे निर्मित प्रमुख आवृत्ति क्या है। तो मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, हिमानी से कर लो मानी। कोई बात को मानने की बात हो रही है, ही मानी, ही मानी। तो भाई कोई चीज मानने की बात हो रही है, क्या मानी भाई, नाटक करने के लिए उससे कहा था तो वो मान गई, है ना। नाटक करने के लिए हमने कहा था उससे तो वो मान गई। तो इस बात करते हैं नु नाटक। नु नाटक का जो आकृति का निर्माण होता है वो किससे होता है, हिमानी अपर्दन से होता है। अब हिमानी अपर्दन क्या होता है वो आगे देखेंगे। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है। नहीं का थोड़ा ज्यादा गौर देना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दिक्कत में आते हैं। तो इसलिए अभी से फोकस करोगे नहीं पर, तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना होगी। तो निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है। तो मैं ट्रिक बनाऊंगा, मैंने जब किस ट्रिक बनाई है, हिमानी के, तो मानी से हमने ट्रिक बनाई है पीछे, बिल्कुल। तो मानने की बात कर रहा है, तो यहां पर देखो पहला आंसर हो जाएगा गिरिग्रह, ग्रीसरंग। अब कहते हैं ना कि भाई तू गिरी थी तो वो नहीं मानेगी, है ना। तो इस प्रकार से ग्रीसरंग भी क्या है, एक हिमानी अपर्दन है। लटकती घाटी, भाई उल्टी लटक रही थी घाटी, आप मान जाओगे, बिल्कुल नहीं मानोगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, लटकती घाटी भी एक हिमानी अपर्दन है। टर्न कहते हैं ना भाई, तो उल्टा पलट जा, तो वो नहीं मानी। तो ये भी भाई इस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाएंगी। ठीक है, तो क्या नहीं मानी, टर्न होना नहीं मानी, क्या नहीं मानी, गिरना नहीं मानी, क्या नहीं मानी, तो लटकती घाटी भी नहीं मानी। तो इस प्रकार से तीनों हमारी याद हो जाएंगी कि जो हिमानी अपर्दन से संबंधित कौन सी है, टर्न है, ग्रीसरंग है और लटकती घाटी है। बचा कौन सा, ड्रमलिन। तो ड्रेमलिन आपका फिर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ड्रेमलिन हो जाएगा। छोटे से हिंट है, आपको याद रहेंगे अब सब। ठीक है, अगली बात करते हैं, कौन सी स्थलाकृति हिमनद अपर्दन से निर्मित है। तो हिमनद अपर्दन से कौन से निर्मित है। हिम माने होता है बर्फ, नद माने होता है नदी। मतलब
जो हिम की नदी होती है उसका अपर्दन कैसे होता है? तो एक बात बताओ, लटकती कोई घाटी होगी, लटकती घाटी कैसे लटक सकती है? या भाई बर्फ होगा जमा हुआ तभी लटक सकती है, तभी लटकती हुई घाटी बन सकती है। तो हिम माने बर्फ, नदी माने लटकती, ठीक है, नदी माने पानी, तो उल्टा लटक रहा है पानी, तो अब तभी अपर्दन होगा। तो इस प्रकार से हमने थोड़ी सी ट्रिक बनाई है जो आपको याद रहेगा, ठीक है। लटकती घाटी संबंधित है, तो लटक रही है घाटी, इसका मतलब क्या हो गया, बर्फ जम गई होगी ऊपर, है ना, तभी बनी होगी ऊपर घाटी। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, हिमनद प्रक्रिया से क्या होता है, लटकती घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी 4 यूनिट थी वो भी कवर होती है। अब चलते हैं 5 यूनिट की ओर, ठीक है। यहां से स्टार्ट क्या होती है, हमारी 5 यूनिट स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी सर्वाधिक मात्रा में है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो आपको सबको पता है नाइट्रोजन जो होती है ना, तो कह नाई हटो, तो 78% नहीं हटो, है ना, नहीं हटो, वो कह रहा नहीं हटूंगा, तो नहीं हटो 78, नहीं हटो 78, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितनी है? तो ऑक्सीजन है तुम्हारी, ओ ये क्या आ रहा है, तो 21% है ऑक्सीजन। ओ ये क्या आ रहा है, तो 21% क्या होगी, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%, इसको याद करना है आपके लिए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ओ ये क्या आ रहा है, तो 21% है। तो इस प्रकार से ज्यादा कौन सी होगी, ज्यादा होगी नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में कौन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। अगली बात करते हैं, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी आ गई, ठीक है। उसके बाद एक परत, इसे क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल कहेंगे, क्षोभ मंडल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद जो आएगा समताप मंडल, समताप समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, मध्य मंडल। उसके बाद कौन सा आएगा, आयन मंडल। उसके बाद क्या आएगा, ब्रह्मंडल। तो ये आपके कितनी ले रहे हैं, 5 ले रहे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लिख लो। ब्रह्मंडल में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, चांद तारे वगैरह अगर देखने मिलेंगे। आयन मंडल में आपको क्या मिलेगा, आयन मंडल में जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, आयन आयन दिख रहा है ना, दिख रहा है ऐसा कुछ लग रहा है कि आयन, तो सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे। सैटेलाइट है, परीक्षण है, ठीक है, वो सब कहाँ होते हैं, यहीं पर होते हैं सैटेलाइट में। उसके बाद मध्य मंडल में क्या होता है, ये बीच का लेयर होती है, ठीक है। समताप मंडल में क्या होता है, तापमान समान होता है, जो तापमान होता है वो समान होता है, ठीक है। मध्य मंडल में सबसे ठंडा मंडल होता है, ये सबसे ठंडा मंडल होता है मध्य मंडल। उसके बाद कहते हैं क्षोभ मंडल जो होता है, तो यहाँ समताप मंडल में ओजोन लेयर भी पाई जाती है, तापमान समान होता है और ओजोन लेयर पाई जाती है, O3 पाई जाती है, O3, ठीक है, ओजोन लेयर। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जो प्रकृति की जो घटना होती हैं, ठीक है, सॉरी प्रकृति होगा, जो प्रकृति की जो घटनाएं वगैरह होती हैं, घटनाएं हैं, बादल का गरजना है, बिजली का चमकना है, ठीक है, घटनाएं वगैरह जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो आपकी क्षोभ मंडल में होती है। तो ये आपको याद करना है, इतना तो आपको खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं याद नहीं करा सकता, तो इतना तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर आपको ब्रह्मंडल देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मंडल, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, क्षोभ मंडल किस भाग में स्थित है? तो क्षोभ मंडल कहां पे है, ये देखो, क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में क्या है, ये क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य क्या पाया जाता है? तो बात करते हैं, क्षोभ मंडल पाया जाता है। वैसे तो इसको भूतल और समताप मंडल के बीच की बात करेंगे, मगर ऐसा कुछ यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा था, तो आंसर ये होगा, ठीक है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य जो होता है वो क्या है, क्षोभ मंडल पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो मौसमी परिवर्तन की छत जो है वो किसे कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्योंकि सबसे नीचे कौन सा है, क्षोभ मंडल ही है, जहां पर प्रकृति की घटनाएं कहां मिलेंगी, क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा था, सारे ऑप्शन गलत थे, तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्योंकि मौसम का परिवर्तन कहां देखने को मिलेगा, क्षोभ मंडल में। अगले बात करते हैं, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की सीमा क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है याद करने का। तो भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो कितनी है, 14 मीटर है, 14, ठीक है। ऐसे याद कर लो, रेखा, कोई रेखा है तो उसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे तो 14, ठीक है, उस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाएगी। छोटी सी ट्रिक है भाई, याद तो करना पड़ेगा कैसे भी ना कैसे, ठीक है। अगली बात करते हैं, रेडियो तरंगे किस स्तर से परावर्तित होती हैं? तो मैंने कहा था जो रेडियो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं, तो वो छोड़े जाते हैं आयन मंडल में, है ना।
आयन मंडल में सैटेलाइट वगैरह छोड़ जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल यहाँ पर सही हो जाएगा। रेडियो तरंग किस स्तर से परावर्तित होती हैं, तो वो होती हैं आयन मंडल से। अगले बात करेंगे, चिनूक हवाएं पाई जाती हैं। चिनूक हवाएं कहाँ पाई जाती हैं, हमने चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीदे हैं भाई, अमेरिका से। तो उत्तरी चीनी के भी हेलीकॉप्टर बन गए, ऐसे याद कर लो, उत्तरी चीनी के भी हेलीकॉप्टर बन गए। तो चिनूक हवाएं कहाँ पाई जाती हैं, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। आराम से आपको उत्तरी भी याद रहेगा, उत्तरी चीनी के भी हेलीकॉप्टर बन गए, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में चिनूक हेलीकॉप्टर जहां से हमने खरीदे हैं। अगले बात करते हैं, तापमान अधिक होता है तो वायु दाब होता है। आपको पता है जो बैरोमीटर होता है ना, जो बात करते हैं तूफान का आने का पता लगाता है, जब बैरोमीटर बहुत अधिक तापमान अधिक होता है, ठीक है, तापमान जब अधिक होता है तो वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। जो बैरोमीटर होता है उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। तो तापमान अधिक होने पर जो वायु दाब होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अगले बात करते हैं, कौन सी पवन मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदल देती है। अब एक बताओ किसकी बात हो रही है, मौसम की। तो इसका मतलब कौन सा मानसून होगा, फिर मौसमी मानसून होगा, सीधी बात है, मानसून में ही परिवर्तित होते हैं। तो कौन सी पवन मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदल देती है, तो मानसून की ही बदल देती है। सिंपली है, नाम ही छुपा हुआ है। तो गर्म हवाएं किस ओर बहती हैं, गर्म हवाएं जो होती हैं वो किस ओर बहती हैं। तो इसकी छोटी सी आपको पहले कहानी याद करो। ये हमारी एक प्रकार से क्या है, पृथ्वी है बिल्कुल गोल, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्क रेखा हो जाएगी, भारत से गुजरती है 8 राज्यों से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्क रेखा हो गई। और इधर हमारे 23.5 डिग्री इधर, 23.5 डिग्री इधर, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, मकर रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये 3 रेखाएं अपनी। और जो सूर्य होता है वो सूर्य कहाँ चक्कर मारता है, वो बस कर्क रेखा तक जाता है और इधर मकर रेखा जाता है, इधर सूर्य नहीं जाता है, ध्यान रखना। तो इतने ही बीच में क्या होता है, सूर्य चक्कर मारता है। तो सबसे ज्यादा गर्म जगह जो होगी कौन सी होगी, तो भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच की जगह होती है सबसे ज्यादा गर्म होती है। और सबसे ही ज्यादा गर्म कौन सी होती है, जो बीच की जगह होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। सबसे गर्मी कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। तो इसलिए गर्म हवाएं कहाँ होंगी, उत्पन्न कहाँ होंगी गर्म हवाएं, भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होंगी उत्पन्न। तो जाएंगी कहाँ पर, ठंडी ओर क्यों जाएंगी। तो इसका मतलब कहाँ जाएंगे भाई, ये जाएंगी ध्रुवों की ओर। कहां पर, भूमध्य रेखा से कहां जाएंगी, ध्रुव की ओर जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं गर्म हवाएं। तो गर्म हवाएं किस ओर बहती हैं, भूमध्य रेखा से कहां पर, ध्रुव की ओर। तो आराम से आपको याद रहेगा। आगे बात करते हैं, वायुमंडल में किस पेटी को अस्ब अक्षांश कहते हैं। अस्ब अक्षांश आपको पता है, अस्ब किसे कहते हैं, अस्ब कहते हैं घोड़े के लिए, कहते हैं ना, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, घोड़ा, आसमानी घोड़ा हो गया। घोड़े क्या करते हैं, ऊपर बैठते हैं। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इस प्रकार से हमारा ये याद रहेगा, ऊपर ऊपर, ठीक है। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी ये। अगली बात करते हैं, अब स्टार्ट होती है हमारी यूनिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 से यहां से स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, वायु राशियों के विभाजन का कौन सा आधार सही है। तो वायु राशियों का विभाजन जो होता है किस में होता है, एक बार बताओ। आपको मैंने कहा ना, यहां से वायु राशि का विभाजन होता है, क्योंकि यहां से इधर जाएंगी ठंडी हो जाएंगी, है ना, ठंडी से गर्म की ओर। ठंडी भी वायु होंगी और गर्म भी होगी। तो इसका से एक प्रकार से किस पे डिपेंड करती हैं कि वायु राशियों का विभाजन का कौन सा आधार सही है। एक तो किस पे होगी, ऊष्मा पे होगी, क्योंकि गर्म से कहां जानी, ठंडी की ओर बहेंगी, ठीक है। तो एक तो ऊष्मा पे डिपेंड हुई, और किस पे डिपेंड हुई, एक हुई भौगोलिक आकृति, जो हमारी भूमि की आकृति जो है उससे संबंधित हुई, क्योंकि सूर्य यहां पर नहीं निकलना है, इतनी जगह पर नहीं पहुंच रहे हैं, यहां पर पहुंच रहे हैं। तो एक प्रकार से ये हमारी भूमि की आकृति भी होगी संबंधित। तो इसलिए क्या हो जाएगा, भौगोलिक और ऊष्म गतिकी दोनों की दोनों यहां पर क्या करेंगी, इसका आधार बनेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, ताप संबंधी विशेषताओं को आत्मसात कर उत्पन्न होने वाली वायु राशि कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ताप की बात कर रहा है, जब ताप को ग्रहण करेगी तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा से संबंधित हो जाएगी। तो ऊष्मा गतिकी कहलाती है, सिंपली है, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, उपध्रुवीय क्षेत्र में जन्म लेने वाली वायु राशि है। तो उपध्रुवीय क्षेत्र में जन्म लेने वाली वायु राशि कौन सी है, उपध्रुवीय क्षेत्र में जन्म लेने वाली वायु राशि कौन सी है। तो वो कैसी है, ध्रुव में कैसे निकलती है, मैंने कहा ना ध्रुव में ठंडी और गर्म दोनों होती है, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने ठंड होती है, 6 महीने गर्मी होती है ना, दिन होता है, 6 महीने रात होती है। तो इस प्रकार से ठंडी और गर्म दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगी, ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अगली बात करते हैं, अफ्रीका के सहारा में उत्पन्न होने वाली वायु राशि है।
तो अफ्रीका का सहारा क्या है, मरुस्थल है, और मरुस्थल मतलब क्या होता है, रेतीला इलाका, तो वहां पर क्या गर्मी पड़ेगी भाई। तो वो आपको पता है अफ्रीका का जंगल है वो कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा के बीच पड़ता है, भूमध्य मतलब कर्क और मकर के बीच में, है ना, भूमध्य रेखा के बिल्कुल, भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी जब ज्यादा पड़ेगी। तो बात करते हैं गर्म वायु राशि यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, बिल्कुल काले होते हैं इसीलिए। अगले बात करते हैं वायु राशियों में कौन से प्रकार सही है, वायु राशियों में कौन से प्रकार सही है। तो मैंने कहा ना वायु राशि दोनों होगी, ग्रीष्म होगी और सी दोनों हो जाएंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है ये बताना है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो भिन्न तापमान की, क्योंकि तापमान डिपेंड करेगा इस पर, क्योंकि जो वायु वगैरह होती है वो तापमान पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि जो वायु होती है वो गर्म से कहाँ जाती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, और वो दाब जो होता है वो टेम्परेचर पे ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से दो भिन्न तापमान की वायु राशियों के मिलने से क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। चक्रवात के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार से होगी, क्या होगी, पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये दो गोलार्धों में डिवाइड होती है, ये भूमध्य रेखा है हमारी, ठीक है। दो गोलार्ध, इसे क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध शॉर्ट में है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध होता है इसमें हमेशा ऊ से उल्टा याद कर लो, क्या है, ऊ से उल्टा याद करो, क्योंकि चक्रवात जो होता है वो उल्टा घूमता है, घड़ी के दिशा में घूमता है, ऊ से उल्टा मतलब इधर की ओर घूमता है चक्रवात, ये क्वेश्चन बनता है। और जो दक्षिणावर्त होता है उसमें क्या होता है, घड़ी की दिशा में घूमता है चक्रवात, ठीक है। ये दो बातें आपको यहाँ पर और याद करना है, ठीक है। तो बात करते हैं चक्रवात किस क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। तो चक्रवात कहां उत्पन्न होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे चक्रवात कहां देखने को मिलते हैं, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी, सबसे चक्रवात आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी में आपको क्या मिलेंगे, सबसे ज्यादा चक्रवात देखने को मिलते हैं, तो ये भूमध्य रेखा पर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे चक्रवात की दिशा क्या होती है, चक्रवात दिशा क्या होती है ये आपको देखना है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, चक्रवात की दिशा क्या होती है। अभी मैंने कहा ना कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें ऊ से उल्टा समझ लो, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कर लो, सीधे समझ लो। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले बात करते हैं प्रति चक्रवात किस आकार के होते हैं। प्रति चक्रवात जो होते हैं कैसे होते हैं, एक तो चक्रवात हो गया, फिर प्रति चक्रवात, इसका मतलब बहुत बड़ा आकार होगा उसका, है ना। तो चक्रवात से क्या होगा, फिर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रति लगा दिया उसने, तो आराम से हमारा हिंट बन गई। अगले बात करते हैं प्रति चक्रवात के संबंध में सही कथन बताइए, क्या हो जाएगा ये। प्रति चक्रवात में क्या होता है, कभी कभी हल्की वर्षा आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि चक्रवात जब आएगा तो आपको पता है जब टकराता है देश से तो क्या होती है, बारिश वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, तूफान आता है। अगले बात करते हैं किसी भी समय वायु के विशिष्ट अंश में वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है। किसी भी समय वायु के विशिष्ट अंश में, वायु के विशिष्ट अंश में वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है। तो वाष्प में क्या होगा, नीर होगा ना होगा भाई, पानी होगा, तो निरपेक्ष आर्द्रता, ट्रिक बन गई कि वाष्प में क्या होगा, पानी होगा, तो निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। अगले बात करते हैं जल वाष्प के जल के रूप में बदलने को क्या कहते हैं। जल वाष्प, वाष्प जो है वो जल में बदल रहा है, इसका मतलब जो वाष्प के कण हैं वो क्या हो रहे हैं, संघनन हो रहे हैं, संघनन होंगे तभी तो भाई बारिश का निर्माण होगा, मतलब बूंद का निर्माण होगा, तो संघनन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूर दूर होते हैं और संघनन में क्या होते हैं, वो कण पास आ जाते हैं और बूंद का निर्माण करते हैं। अगले बात करते हैं जल के जल वाष्प में बदलने को क्या कहते हैं। जल को वाष्प में परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, वाष्पीकरण होगा, सीधी बात है, क्योंकि वाष्प में चेंज हो रहा है, वो भाप में चेंज हो रहा है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे किसका मापन वायु के प्रति घन फुट आयतन पर ग्रेन इकाई में युक्त किया जाता है। तो ग्रेन इकाई में किसका यूज होता है ये बताना, एक प्रकार से ग्रेन, घन फुट आयतन की बात कर रहा है, तो यहां पर आंसर होगा आर्द्रता सामर्थ्य, ठीक है।
तो बस इतनी ही यूनिट देखेंगे, इसमें 6 यूनिट देखेंगे, 2 यूनिट आपके और बची हैं, वो नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना। थोड़ी सी मिलेगी 10 से 15 मिनट की वीडियो और बनेगी, ठीक है, तब काम हो जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको कवर करेंगे आप लोग, तब तक नेक्स्ट वीडियो आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।